गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है जल ऊपर से नीचे की ओर। मतलब बच्चों हमने इस पाठ के पहले भाग में ये जानकारी प्राप्त की थी कि जो पानी है उसका ये गुण होता है कि वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। और इसी बहते हुए पानी का उपयोग हमने कई स्थानों पर देखा था, चाहे उद्योग हो, खेती हो, सिंचाई के रूप में हो, या फिर हमारे दैनिक जीवन में भी इस बहते हुए पानी के उपयोग के बारे में हमने पाठ के पहले भाग में जानकारियाँ प्राप्त की थी। जहां हमने ये भी जानकारी प्राप्त की थी कि जो खेतों में पानी को पहुंचाना है यानी कि सिंचाई करना है, उसकी कई सारी प्रणालियों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम और जानकारियां प्राप्त करते हैं खेतों में पानी के बारे में। यानी बच्चों खेतों में पानी कैसे कैसे पहुंचता है, कौन कौन से माध्यमों से पहुंचता है, अगर ये पानी समय पर नहीं पहुंचेगा तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अगर ज़्यादा मात्रा में पानी पहुंच जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यानी इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें आज के इस भाग में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं खेतों में पानी। देखो बच्चों, भूमिगत जल जमीन में बहुत नीचे होता है। भूमिगत जल मतलब बच्चों बारिश का वो पानी जो जमीन में रिस करके जमीन के नीचे यानी काफ़ी गहराई में भंडारित हो जाता है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और इसी भूमिगत जल को हम कुओं के द्वारा, बावड़ियों के द्वारा या ट्यूबवेल के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भूमिगत जल है वो जमीन में बहुत नीचे होता है। और इसी वजह से बच्चों आपको पता होना चाहिए जो कुएं एवं बावड़ियाँ होते हैं वो भी गहराई में होते हैं, क्योंकि इनमें भी कई बार भूमिगत जल का ही उपयोग किया जाता है। कुओं में तो होता ही भूमिगत जल है और बावड़ियों का निर्माण भी भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए किया गया था, जाना था ना हमने पिछले अध्याय में। तो बच्चों हम ये समझ बना पाए कि जो भूमिगत जल है वो काफ़ी नीचे है, कुएं और बावड़ियों का पानी भी नीचे। फिर इस पानी का हम खेतों में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, पानी को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है, जिसकी सहायता से हम ये पानी खेतों तक पहुंचा सकते हैं। यानी बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि इस पानी का हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी गहराई से पानी को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। फिर इस पानी का उपयोग हम खेतों में कैसे करेंगे? कुछ उपकरणों की सहायता से। चलो बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो कौन कौन से उपकरण हैं या वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा या जिनकी सहायता से हम इस भूमिगत जल और जो कुएं बावड़ियों का गहराई का पानी है उसका उपयोग हमारे खेतों में कर सकते हैं। तो बच्चों चलो जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से। सोचिए और लिखिए में। देखो बच्चों हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि खेती के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है। यानी हमें यहाँ ये बताना है कि हमें खेती के लिए पानी कौन कौन से स्रोतों से मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि खेती के लिए पानी नहरों, नदियों, तालाबों या बारिश आदि जल स्रोतों से आता है। यानी ये वो स्रोत हैं जिनसे हमें खेती के लिए पानी मिलता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं बहती हुई नदी की इमेज और एक तालाब की इमेज, जिनका उपयोग हम करने वाले हैं खेती के लिए यानी खेती में सिंचाई के लिए। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, अगर खेत में सब जगह पानी बराबर न पहुंचे तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी बच्चों अगर कल्पना करो ऐसा हो कि खेत में एक तरफ पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा है, एक तरफ पानी पहुंच ही नहीं रहा, एक तरफ पानी बिल्कुल कम पहुंच रहा है, ऐसी स्थिति होगी तो इस स्थिति में फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी पर आधारित है हमारा ये प्रश्न। तो देखो बच्चों हम समझ पा रहे हैं ना, अगर खेत में सब जगह पानी बराबर न पहुंचे तो कहीं फसल अधिक पानी के कारण गल जाएगी। जब बच्चों हमने वृक्षारोपण वाले अध्याय का अध्ययन किया था तो हमने ये जाना था कि जो छोटे पौधे होते हैं अगर उन्हें ज़्यादा मात्रा में पानी मिलता है तो वो गल जाते हैं। तो ऐसा ही फसल के साथ होना है, अगर फसल में अधिक पानी चला जाएगा तो वो गल जाएगी, और अगर उसे पानी मिलेगा ही नहीं यानी हम कह सकते हैं तथा कहीं फसल पानी की कमी के कारण सूख जाएगी। अगर पर्याप्त मात्रा में पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगी। यानी ना तो ज़्यादा पानी आवश्यक है और ना कम पानी, फसल को पर्याप्त मात्रा में ही पानी की आवश्यकता
होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर खेत में सब जगह पानी बराबर नहीं पहुंचेगा तो इसका विपरीत प्रभाव फसल पे पड़ेगा। जहां पानी ज़्यादा पहुंच जाएगा वहां फसल पानी की अधिकता के कारण गल जाएगी, और जहां पानी पर्याप्त नहीं पहुंचेगा वहां पानी की कमी के कारण फसल सूख जाएगी। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हम ऐसा क्या करें कि पूरे खेत में पानी पहुंच जाए। यानी बच्चों, अब हम ऐसा क्या करें कि पूरे खेत में बराबर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, हर कोने में अच्छी तरह पानी पहुंचे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, इसके लिए हम फव्वारों के द्वारा तथा खेत में नालियां बना करके पूरे खेत में पानी पहुंचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखे होंगे पानी के फव्वारे जो खेतों में चलते हैं, और जिन्होंने नहीं देखे वो यहाँ पर देख सकते हैं। खेत में, पूरे खेत में उचित दूरी पर, कुछ दूरी पर फव्वारे लगा दिए जाते हैं, जिन्हें पाइपलाइन की सहायता से जोड़ दिया जाता है, और इस पाइपलाइन को ट्यूबवेल से जोड़ दिया जाता है। जब ट्यूबवेल का पानी इन पाइपलाइनों से होता हुआ फव्वारे में जाता है तो फव्वारे बारिश की बूंदों की तरह पानी का छिड़काव करते हैं और पूरे खेत में चारों तरफ अच्छी मात्रा में पानी पहुंच जाता है। साथ ही साथ इस विधि से जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है और पानी का दुरुपयोग भी नहीं होता। और दूसरी विधि है बच्चों, खेत में नालियां बना करके। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक किसान को जो खेत में अनेक प्रकार की नालियां बना रहा है। दिख रही है ना सभी को? ये वाली नालियां देखो, ये वाली नालियां इसने बनाई और इन नालियों को आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है, और जहाँ जहाँ इसको पानी पहुँचाना है उस एरिया में ये नालियाँ बनाते जाएगा, और इस प्रकार पूरे खेत में पानी पहुँच जाएगा। तो पूरे खेत में अगर पानी पहुँचाना है तो हम फव्वारों के द्वारा पहुँचा सकते हैं, या फिर खेत में नालियाँ बना करके हम पूरे खेत में पानी पहुँचा सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, चित्र देख करके लिखिए कि खेतों में पानी किस तरह पहुंच रहा है। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें हम देख पा रहे हैं चित्र संख्या 1 में फव्वारे की इमेज को, चित्र संख्या 2 में हम देख पा रहे हैं एक मोटर पंप या ट्यूबवेल की इमेज को, और चित्र संख्या 3 में हम देख पा रहे हैं एक किसान को नालियाँ बना करके खेत में पानी पहुंचाने की तैयारी करते हुए। यानी हमसे ये पूछा है कि आपको इन चित्रों में कौन कौन सी विधियां नजर आ रही हैं जिनके द्वारा खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि खेतों में निम्न विधियों से पानी पहुंचाया जा रहा है। नंबर 1 फव्वारों के द्वारा, नंबर 2 मोटर पंप के द्वारा, और नंबर 3 नालियां बना करके। तो बच्चों, ये वो विधियां हैं जिनके द्वारा खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, सिंचाई के किन साधनों में पशु श्रम का उपयोग होता रहा है। बच्चों, सिंचाई की प्रक्रिया हमारे भारत देश में प्राचीन है, क्योंकि फसलों का उत्पादन प्राचीन समय से ही किया जाता है। अगर फसल ही नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या? इसलिए जो सिंचाई है उसका प्रयोग भी काफ़ी प्राचीन समय से किया जा रहा है। इसमें हमसे ये पूछा है कि सिंचाई के किन साधनों में आप पशु श्रम का उपयोग करते हैं। यानी वो कौन कौन से साधन हैं जिनमें हम पशुओं की सहायता लेते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए। तो देखो बच्चों, जो रहट होता है, रहट में पशु श्रम का उपयोग किया जाता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक गोल चक्कर नुमा आकृति को, जिसमें ढेलिया यानी पानी के पात्र लगे हुए हैं बच्चों। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस ढेली से पानी गिरता हुआ, जो खेत की कुएं की मुंडेर पर गिर रहा है और नालियों के माध्यम से खेत में जा रहा है। बच्चों, ये रहट होता है, इसको चलाने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है या ऊँटों का उपयोग किया जाता है। ये रहट उथले कुएं, बावड़ियों में लगाया जाता है, और जैसे जैसे ये चक्का घूमता है, बैल आगे आगे चलते हैं, ये चक्का घूमते जाता है, और जो ये पानी के पात्र हैं ये पानी भरते जाते हैं और ऊपर आते समय खाली होते जाते हैं मुंडेर पे, और मुंडेर से पानी फैलता हुआ खेत तक चला जाता है। यानी रहट वो साधन है बच्चों जिसमें पशु श्रम का उपयोग किया जाता है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, सिंचाई के किन किन साधनों में बिजली का उपयोग किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, सिंचाई के साधनों में किन किन साधनों में बिजली का उपयोग किया जा रहा है। जैसे रहट में हमने देखा पशु श्रम का उपयोग किया जा रहा था, वैसे ही हमें पता होना चाहिए मोटर और पाइपों द्वारा जो सिंचाई होती है उसमें बिजली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो पानी की मोटर होती है वो बिजली से चलती है
उसके माध्यम से जो भूमिगत जल है उसको बाहर निकाला जाता है और खेतों में पाइपों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मोटर और पाइप द्वारा सिंचाई में बिजली का उपयोग किया जाता है। ये वो तरीके हैं सिंचाई के सिंचाई के वो साधन हैं जिनमें हम बिजली का उपयोग करते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, उपरोक्त चित्रों में यह भी बताओ कि किस प्रकार जल का ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रकृति का उपयोग हो रहा है। अध्याय के भाग 1 में हमने ये जाना था कि पानी की ये प्रकृति होती है कि पानी सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो हमसे यहाँ पूछा है कि इन चित्रों को देख करके आप ये बताइए कि किस किस चित्र में जल के ऊपर से नीचे की ओर बहने की जो प्रकृति है उसका उपयोग हो रहा है। यानी कौन कौन से तरीके हैं जिनमें ये काम में लिया जा रहा है कि जल का जो गुण है उसी के द्वारा सिंचाई का काम आसानी से हो सके। तो देखो बच्चों, नलकूप पर मोटर से जो पानी आ रहा है वह पाइप की सहायता से एवं नालियों के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर खेतों में बह रहा है। यानी बच्चों यहाँ देखो, नलकूप से हमने पानी निकाला मोटर से। अब मोटर से पानी तो आ गया, परंतु खेत में जो क्यारियां बनाई गई हैं, नालियां बनाई गई हैं, वो इस प्रकार ढालनुमा बनाई जाती हैं कि जो पानी है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नलकूप पर मोटर से जो पानी आ रहा है वह पाइप की सहायता से तथा नालियों के द्वारा जो खेतों में पहुंचाया जा रहा है। इन दोनों विधियों में हम ये कह सकते हैं कि जो जल की प्रकृति है, पानी का ऊपर से नीचे की ओर बहना, उसका उपयोग किया जा रहा है। कैसे? अगर मानो जो नालियों का ढाल है, अगर पानी ऊपर से नीचे नहीं बहता तो पानी एक ही जगह रहता और नालियों के माध्यम से पूरे खेत में नहीं पहुंच पाता। वैसे ही अगर पानी को ये गुण नहीं होता ऊपर से नीचे की ओर बहने का, तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि पाइपों में ही पानी रुका रहता, वो खेत में आगे जाता ही नहीं। नलकूप से पानी निकला और यहीं इकट्ठा हो जाता, बहता ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो पाइपों के द्वारा पहुँचाया जा रहा है पानी और नालियों के द्वारा जो पानी पहुँचाया जा रहा है उसमें जल के ऊपर से नीचे की ओर बहने वाले प्रकृति का उपयोग किया जा रहा है। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, अपने आसपास के खेतों में सिंचाई के कौन कौन से साधनों का उपयोग हो रहा है। मतलब हमें ये पता करना है कि हमारे आसपास के खेतों में सिंचाई के कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, हमारे आसपास में जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि हमारे आसपास नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, नदियों द्वारा, फव्वारों द्वारा, मोटर और पाइप के द्वारा सिंचाई की जाती है। यानी ये वो साधन हैं जिनके द्वारा हमारे आसपास में सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो हमने जाना सिंचाई के विभिन्न प्रकार के साधनों के बारे में। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्रों को देखो और बताओ कि किन किन साधनों में पानी जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं उन्हीं इमेजेस को। यहाँ पर खेत में लगा हुआ फव्वारा, यहाँ पर मोटर पंप, और यहाँ पर हमने देखा एक किसान जो खेत में नालियाँ बना रहा है। हमसे ये पूछा है कि इन तीनों चित्रों को आप देखो और ये बताओ कि कौन कौन से साधन में पानी जमीन के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने इस चित्र को देखा, इस वाले चित्र में हमें पता चला कि पानी का टंकी यहाँ से पानी आया और उसे किसान नालियों के द्वारा अपने खेत में पहुँचा रहा है। यानी इसमें पानी जमीन से नहीं निकाला जा रहा। जबकि हम अगर देख रहे हैं कि जो चित्र संख्या 2 और 1 है, यानी फव्वारे कहाँ से चलाए जा रहे हैं, भूमिगत ट्यूबवेल को जोड़ करके। बताया था ना मैंने, ट्यूबवेल से पाइपलाइनों को जोड़ करके फव्वारे चलाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नलकूप तथा जो मोटर पाइप है उसके द्वारा पानी जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है। तो देखा बच्चों, नलकूप हो या मोटर पाइप हो, इनके द्वारा भूमिगत जल का उपयोग खेती के कार्य में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब तक के इस अध्याय से हमने ये समझ तो बना ली कि खेतों में भी बहते जल की प्रकृति है, यानी पानी का जो बहने का गुण है उसका उपयोग लिया जाता है। और इसी वजह से चाहे नालियाँ बना करके हो, चाहे मोटर पाइपों के द्वारा हो, फव्वारों के द्वारा हो, इन सभी विधियों में पानी का उपयोग हम सिंचाई में कर पाते हैं। अगर पानी में बहने का गुण नहीं होगा
तो ये पानी सिंचाई में काम नहीं आ सकता। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो रहट जैसे साधन हैं उनमें हम पशु श्रम का उपयोग करते हैं, और जो ट्यूबवेल हैं या मोटर पाइप हैं उनमें हम बिजली का उपयोग करते हैं। और हमने ये समझ बनाई कि भूमिगत जल हो या कुएं बावड़ियों का पानी हो, ये इतनी गहराई पर होता है कि इसे हम खेती में उपयोग में लेते हैं तो हमें अतिरिक्त उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे मोटर पंप हो या फिर रहट हो। इन सभी के द्वारा इस पानी को बाहर निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हमने जानकारी प्राप्त की खेतों में पानी के बारे में कि जो बहता हुआ जल है उसका खेतों में कैसे उपयोग होता है, और साथ ही साथ हमने चर्चाएं की सिंचाई के विभिन्न प्रकार के साधनों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।